ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर आपने देखा होगा उसमें मैंने लास्ट में प्रोप्राइटरी रेशियोज के फॉर्मूलाज वगैरह आपको समझाए थे, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, पर एक स्टूडेंट का डाउट है ये एग्जाम्पल नंबर 53 में, तो मैंने सोचा कि मैं सिखा ही रहा हूँ तो मैं सबको सिखा दूँ एंड रिकॉर्ड भी कर लूँ लेक्चर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का डाउट है एग्जाम्पल नंबर 53 में, उसकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है एंड ये सब मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। टोटल क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया हुआ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसकी फॉर्मूला याद रखना, मेन फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है। ओके, टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट चाहिए न्यूमरेटर में एंड डेट चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब डेट को नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले आपको दिए हुए हैं शेयर होल्डर्स फंड, फिर आपको दिया हुआ है टोटल बोरोइंग्स। ओके, टोटल बोरोइंग्स दिया हुआ है, तो टोटल बोरोइंग्स का मतलब समझो, ये पहले भी आप फॉर्मूला जो है टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है या टोटल डेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, टोटल बोरोइंग्स बोलो इसको, या टोटल डेट बोलो, या एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलो। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोलते हैं इसे। इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या है, टोटल बोरोइंग्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपको इस सम को करने से पहले याद होनी चाहिए, या टोटल बोरोइंग्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी इसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी फॉर्मूलाज मुझे भी याद है। जैसे ये टोटल बोरोइंग्स है तो इसकी फॉर्मूला मैंने रटा नहीं मारी हुई है, इसका मैंने मीनिंग समझा हुआ है। ठीक है, इसका मैंने मीनिंग समझा हुआ है कि भाई टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या इसको एक तरीके से टोटल डेब्ट भी बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट मेरे को लग रहा है कि एक तरीके से इसी पॉइंट की वजह से जो है वो डाउट हुआ होगा कि ये टोटल बोरोइंग्स का मतलब क्या है। तो टोटल बोरोइंग्स क्वेश्चन में आपको दी हुई है 18 लाख रुपए। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब है करंट लायबिलिटी। ओके, वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दी हुई है 2 लाख रुपए। एंड उसके बाद आपको अदर करंट लायबिलिटीज भी क्वेश्चन में दी हुई है, अदर करंट लायबिलिटीज भी क्वेश्चन में आपको दी हुई है 6 लाख रुपीज। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो टोटल बोरोइंग्स की फॉर्मूला है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा जो मेरे पास अभी है, एंड उसमें से जो ये नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है वो मैं फाइंड करूंगा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डिटेल में भी लिख देता हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है डेट, या इसको आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोल सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। ओके, ज्यादा मैं नहीं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे। एंड करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी होता है। ठीक है, मतलब छोटे टाइम की लायबिलिटीज। अब यहाँ पे आपको टोटल बोरोइंग्स जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 18 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दी 18 लाख, इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी जो डेब्ट की वैल्यू है, डेट की वैल्यू है वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, वो मैंने सेम रहने दिया, प्लस करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में दी हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको लिखा हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी। 18 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये जो 2 लाख है वो सामने जाकर माइनस हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू में जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो बस अभी यहाँ पे देयरफॉर नॉन करंट लायबिलिटी, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, हो जाएगा देयरफॉर नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 18 में से 2 लाख गया तो आंसर आएगा 16 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है, नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है। ओके, शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू हमारे पास है। आप देखो अगर कहीं पे भी टोटल एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसकी एक फॉर्मूला जो है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाई थी। ठीक है, अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, ऊपर लेके जाऊँ थोड़ा, मैं ये सब सॉल्व किए हैं, थोड़ा मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ आपको रिवीजन में, तो ये रही टोटल एसेट की एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई थी। जब ये फॉर्मूलाज मैं आपको समझा रहा था टोटल एसेट टू डेट रेशियो की, वो फॉर्मूला है
शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, जब आपको ये मैंने बताया भी था आपको कि जब आपको टोटल एसेट फाइंड करना हो एंड कोई एसेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, सिर्फ लायबिलिटी की वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है, तब ये टोटल एसेट की फॉर्मूला यूज होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसमें अगर मैं आपको बताऊं होता क्या है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला में हम सारी लायबिलिटीज को प्लस कर देते हैं, हम सारी लायबिलिटीज को प्लस कर देते हैं। ओके, तो एक तरीके से हमारी जो टोटल लायबिलिटीज है वो आ जाती है ना। ऑब्वियसली जितनी टोटल लायबिलिटीज होंगी, जितना टोटल लायबिलिटी साइड का होगा उतना ही एक तरीके से एसेट साइड का भी टोटल होगा। तो ये फॉर्मूला होती है यहाँ पे, टोटल एसेट की टोटल एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड। आप बैलेंस शीट बना के भी कर सकते हो, पर बैलेंस शीट अभी मैं नहीं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट आपको अगर बना के बैलेंस शीट से सॉल्व करना है, बैलेंस शीट बनाओ, लायबिलिटी साइड पे लिखो शेयर होल्डर्स फंड, लायबिलिटी साइड पे टोटल बोरोइंग्स कहीं पे नहीं लिखना, लायबिलिटी साइड पे लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 लाख, अदर करंट लायबिलिटीज 6 लाख, एंड फिर टोटल कर दो। ठीक है, तो आपका वहां से भी आ जाएगा। ओके, लायबिलिटी साइड से अगर आप बैलेंस शीट बना के करना है तो वैसे करना, पर मैं बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ। ओके, तो ये टोटल एसेट की फॉर्मूला होती है जब आपको कोई भी एसेट की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती है। तो टोटल एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको दी हुई है 8 लाख, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमने क्वेश्चन में निकाली 16 लाख, एंड करंट लायबिलिटी। ओके, 2 मिनट। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी 16 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी की वैल्यू शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 2 लाख रुपए, एंड उसके बाद आपको अदर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी हुई है 6 लाख रुपए। तो सारी लायबिलिटीज को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, सारी लायबिलिटीज को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो टोटल एसेट जो है उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल एसेट इक्वल्स टू, प्लस कर देते हैं 8 लाख प्लस 16 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख। तो ये सारी वैल्यूज को प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है ₹32 लाख। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये मेन जो फॉर्मूला है हमारी, उसमें वैल्यू को पुट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो की। ठीक है, अब पूरी फॉर्मूला तो मैं नहीं लिखूंगा, वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो अब बस उसकी जो वैल्यू है वो पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल एसेट है 32 लाख, एंड डिवाइड में जो डेट है ओके वो ये है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी बोलो या इसको डेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारी डेट की वैल्यू है 16 लाख, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी 16 लाख। ओके, अब बस इन दोनों को डिवाइड करके आंसर लिखना है। तो 32 लाख डिवाइड बाय 16 लाख मतलब 32 डिवाइड बाय 16 करोगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये रहा आंसर आएगा 2। तो सिर्फ 2 लिखोगे अगर आंसर में तो नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरह से लिखना होता है रेशियो बना के। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टोटल एसेट टू डेट रेशियो इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब मेन इस सम में क्या डाउट हो सकता है स्टूडेंट का, ठीक है, एंड क्यों ये सम नहीं आ रहा होगा, ओके, वो रीज़न ये है टोटल बोरोइंग्स। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं स्टूडेंट्स को समझता हूँ, तो टोटल बोरोइंग्स जो है उसमें अगर आपको डाउट है तो ऑब्वियसली ये सम में आपको डाउट होगा। टोटल बोरोइंग्स का मीनिंग होता है, मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ, टोटल बोरोइंग्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। या इसको बहुत सारे सम्स में एक्सटर्नल लायबिलिटी करके लिखा हुआ होता है, या कभी कभी आपको क्वेश्चन में टोटल डेट करके भी देंगे। ठीक है, तो जब आपको इस तरीके से टोटल डेट दे या आपको एक तरीके से क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटी दे, तब आपको समझ जाना है कि आपको नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी का टोटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 53 था, एक क्वेश्चन की इमेज है, एंड ये एक तरीके से आंसर है। पॉज करके लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रोप्राइटरी रेशियो के जो सम्स है वो मैं करवा रहा हूँ। आई होप आपने सब पॉज करके लिख लिया होगा एग्जाम्पल नंबर 53 में। ऐसे बीच में स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछते हैं तो वो भी मैं वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो बीच बीच में आपका भी थोड़ा रिवीजन होता जाएगा जो लोग ऐप पे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 59 इमेज मैंने डाल दी है। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी फाइंड करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी फाइंड करना है, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो ये भी फाइंड करना है। तीनों तीनों जो फॉर्मूलाज अभी तक हमने सीखी हैं सॉल्वेंसी रेशियोज में, वो तीनों की तीनों फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन ये लोग बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते हैं, मैं फॉर्मूला वाइज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बोला हुआ है, जैसे इन्होंने बोला हुआ है वैसे ही फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करो। ओके, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की जो फॉर्मूला होती है वो होती है डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो ये फॉर्मूला होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की। अच्छा, दूसरी फॉर्मूला जो है, मैं फॉर्मूलाज अगर पहले लिख दूं, दूसरी जो फॉर्मूला इन्होंने पूछी हुई है वो पूछी हुई है प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा ये रहा डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी के बाद प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन, सब में अपॉन में तो टोटल एसेट ही आएगा। ठीक है, ऊपर आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ऊपर इक्विटी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर इक्विटी लिख देता हूँ। तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरी जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए बोली हुई है वो बोली हुई है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका जस्ट अभी एक सम भी मैंने कराया। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है, ये भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो इसकी फॉर्मूला होती है टोटल एसेट अपॉन डेट। ठीक है, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो एक फॉर्मूला से ज्यादा यूज होती है। मतलब आपको वैल्यूज एक्चुअल में 3 फाइंड करनी है। आपको डेब्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्विटी की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल एसेट की वैल्यू फाइंड करनी है। वो ये 3 वैल्यूज से ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो उनके आंसर्स जो है वो फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं नीचे साइड में यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है उनकी जो वैल्यूज है वो साइड में ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको ऐसे साइड में नहीं करनी होती है, सब कुछ नीचे नीचे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़े ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेब्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। वैसे आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप शेयर कैपिटल, चलो इक्विटी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड बोलो या इसको इक्विटी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो इक्विटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्विटी की वैल्यू के अंदर ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको दिया हुआ है। अब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये नहीं बताया हुआ है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है एंड मैं इसे ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो पूरी इक्विटी की आपको दी हुई है। तो ये स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, या सिर्फ शेयर कैपिटल अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से लिखूं। सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो प्लस कर देते हैं। ओके, तो ये इक्विटी की फॉर्मूला होती है। स्टार्ट करते हैं। इक्विटी इक्वल्स टू शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 2 लाख रुपए, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 3 लाख रुपए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व आपको दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। एंड उसके बाद आपको सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो एक तरीके से स्टेटमेंट का बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है, वो भी आपको दिया हुआ है 1,50,000। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ है, इसीलिए मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए 1,50,000 में ऐड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता ब्रैकेट में डेबिट तो मैं इसको 1,50,000 को माइनस करता। ठीक है, बस बाकी यहाँ पे हमारी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस करके। ओके, तो इक्विटी मतलब 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000। तो इक्विटी की वैल्यू जो है वो आ रही है 9 लाख रुपीज़। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 लाख रुपीज़। ठीक है, ये इक्विटी की वैल्यू आ गई। ये एक्चुअली मैं सम्स नहीं भी कराऊँ तो भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास न्यू है नहीं। इक्विटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, अभी मैंने आपको कुछ न्यू नहीं सिखाया। ठीक है, अभी मैंने वही आपको सिखाया जो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, पर ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी रेशियो के 2-3 सम्स जो है वो मुझे करवाने पड़ेंगे। वैसे इतने सम्स दिए भी नहीं हुए हैं प्रोप्राइटरी रेशियो की, क्योंकि ईजी है। ठीक है, न्यू इतना है नहीं कुछ। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी की वैल्यू फाइंड हो गई, पहले मैं सारी वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद एक तरीके से हम आगे जो फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने का काम है वो बाद में कर लेंगे। तो इक्विटी की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, इक्विटी की वैल्यू फाइंड करने के बाद चलो डेब्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
ठीक है। तो डेब्ट की वैल्यू में सारी नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें चाहिए होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज, या इसमें नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेब्ट। डेब्ट इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये 12% डिबेंचर्स की आपको वैल्यू दी हुई है 16 लाख। ओके, इसके बाद करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो डेब्ट के अंदर नहीं चाहिए। फिर फिक्स्ड एसेट की आपको वैल्यूज दी हुई है 21 लाख, वो भी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, वो भी नहीं चाहिए। करंट एसेट की वैल्यू दी है, वो भी नहीं चाहिए। तो एक ही वैल्यू है 12% डिबेंचर, तो मेरे हिसाब से यही जो है वो हमारी डेब्ट की वैल्यू होगी 16 लाख रुपीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। तो टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है स्टार्ट करते हैं। टोटल एसेट्स में दो चीजें आती हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट एंड एक होते हैं करंट एसेट। इन शॉर्ट, जितने भी टेक्स्ट बुक, जितने भी क्वेश्चन में एसेट दिए हों वो प्लस कर देने के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसेट में फिक्स्ड एसेट आपको दिए हुए हैं 21 लाख, उसके बाद प्लस करके उसमें जो नॉन करंट ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी प्लस कर देते हैं 2 लाख रुपए। एंड उसके बाद यहाँ पे जो करंट एसेट आपको दिए हुए हैं 8,80,000, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारे टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट। मैं अब नीचे प्लस कर देता हूँ साइड से 21 लाख प्लस 2 लाख, मतलब 21 लाख प्लस 2 एंड 8,80,000 प्लस 8,80,000। तो ये सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमारा रुपीज आंसर आ रहा है 31,80,000। चलो तीनों वैल्यूज आ गई। अब तीनों वैल्यूज आ गई, अब यहाँ पे फॉर्मूलाज में सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसे ही मैं फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसकी फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिखी हुई है। डेब्ट की जो वैल्यू है वो है 16 लाख, इक्विटी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की 9 लाख। ओके। तो यहाँ पे उसका नीचे आंसर आएगा। थोड़ी स्पेस बना देते हैं, चलो पहले इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, स्पेस बना देते हैं। ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो उसके अंदर डेब्ट की वैल्यू मैंने डाल दी 16 लाख, अपॉन इक्विटी की वैल्यू मैंने डाल दी 9 लाख। अब डिवाइड कर देते हैं। तो 16 लाख अपॉन 9 लाख, इसका आंसर आ रहा है 1.7777, अप्रॉक्सीमेटली 1.78। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 1.78, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स, रेशियो 1। ठीक है। इसमें मैंने कुछ आपको न्यू नहीं सिखाया। ठीक है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसमें मैंने आपको कुछ न्यू सिखाया है। ठीक है। ये सिर्फ बेसिक, स्टार्टिंग में मेरे को प्रोप्राइटरी रेशियो का सम करवाना था एक। ओके। तो ये बेसिक सा एक मेरे को सम मिला, पर इसमें फ्री में साथ में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, तो वो मेरे को सिखाना पड़ रहा है। ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ मैंने न्यू आपको सिखाया नहीं। दूसरा, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, जो कि हमको न्यू जो है वो सीखना है। ठीक है। इसमें वैल्यू सारी पूरे चैप्टर में यही है। पूरे चैप्टर में मेन फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, मेन फॉर्मूला अगर आपको याद है, मेन फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो उसके बाद आपको उसकी जो अंदर फॉर्मूला के अंदर आने वाली पॉइंट्स है, जैसे इक्विटी एंड टोटल एसेट, वो पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने अगर एक बार इक्विटी एंड टोटल एसेट फाइंड कर लिया, फिर तो कोई भी बेवकूफ भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करके डिवाइड करना है। ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड के, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आप दोगे तो वो भी आपको डिवाइड तो करके दे देगा। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? मेन इंपॉर्टेंट ये है साइड की कैलकुलेशन। ये साइड की कैलकुलेशन जिसे पता होगी वो ये कैलकुलेशन कर पाएगा। ठीक है। ओके। तो मेन ये है, फॉर्मुलाज याद करो एंड साइड की कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी तरह से समझो। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू इक्विटी, इक्विटी की जो वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू है 9 लाख, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आपको दिए हुए 31,80,000। अब दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है। तो 9 लाख डिवाइड बाय 31,80,000
इसका आंसर आ रहा है 0.283018 समथिंग समथिंग आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 0.28 ले लेता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.28 ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू 0.28:1, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से आंसर आ गया। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो को एक्चुअली आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। अगर आपको 0.28:1 नहीं लिखना है, अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगी, उसमें फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ठीक है। इसको मैं वापस से थोड़ा नीचे भेज देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, पर अभी मुझे सिखाना है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर परसेंटेज में लिखना है तो फॉर्मूला में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट के साथ यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो एंड फिर कैलकुलेशन करो, मतलब 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 31,80,000, ओके। तो आपका आंसर आएगा 28, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 28 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में भी लिख सकते हो, क्लियर है। जैसे ये है 0.28, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि 0.28 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 28। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 28%, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर मैं पर्सनली, अगर आप मेरी बात करो तो मैं पर्सनली ऐसे इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है। क्यों, उसका कोई रीज़न नहीं है, आप परसेंटेज में लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पर मुझे इसको ऐसे रेशियो वाले फॉर्म में लिखना ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्या रीज़न है इसके पीछे, कोई रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाली सारी फॉर्मूलाज में रेशियो लगाते हैं एंड इसके नाम में भी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। तो मेरे को इसमें ऐसे रेशियो 1 लगाना अच्छा लगता है पीछे। परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये रेशियो 1 लिखना, ठीक है। कोई रीज़न नहीं है उसका स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसकी भी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करके रखी हुई है, ओके। तो टोटल एसेट जो है वो क्वेश्चन में आपको ये रहे 31,80,000 आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। 31,80,000 क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। अपॉन में जो डेट की वैल्यू है, डेट की वैल्यू क्वेश्चन में हमने फाइंड की, दी हुई है 16 लाख। बस अभी इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो 31,80,000 डिवाइड बाय 16 लाख, इसका आंसर आ रहा है 1.9875, ठीक है। तो पूरा 1.9875 मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ले लूंगा 1.9875 का आप 1.99 भी कर सकते हो, 1.99:1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 59, ये क्वेश्चन की इमेज है, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है नीचे से, ये आंसर की इमेज है, ठीक है। मैं आपको ये बोलूँगा, सबसे पहले ये कैलकुलेशन लिखो, सबसे पहले ये जो कैलकुलेशन है वो लिखो, इक्विटी की, डेब्ट की एंड टोटल एसेट की। उसके बाद 1 बाय 1 ये सारी कैलकुलेशन करो, ठीक है। इस तरीके से लिखना, पॉज करके लिखते रहो। एक बार मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ छोटा सा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है।